Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. हमारी जो क्लास है आज की वो क्वेश्चन डिस्कशन की है। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो बनाई थी पार्ट बी की। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं अटैच कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। और अभी वाली जो है वो पार्ट सी के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो वो पार्ट सी के क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस और बताया गया है कि इट इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव अलील और रफली 1 out of 500 इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इससे डिजीज से सफ़र करते हैं। और इसमें हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन यूज करके आपको बताना है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर कैरियर्स ऑफ द रिसेसिव अलील। कैरियर हैं तो वो कौन से होंगे, वो हेटेरोजाइगस होंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज गिवन है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो मैं आपको आइडिया दूंगी, सॉल्व आपने करना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तभी आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे और जो आंसर्स होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी क्वेश्चन से कि कैसे उसे रीड करना है और कैसे अप्रोच करना है। तो रिसेसिव अलील थी, उसके बेसिस पे बताया कि इतने इंडिविजुअल्स को डिजीज होती ही होती है। मतलब आपको क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में आपके पास पी एंड क्यू होता है जो आपको निकालना होता है। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। क्यू स्क्वायर आपको गिवन है कि 1/500 इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने ये शो किया, उन्हें ये डिजीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू स्क्वायर आपके पास निकलेगा एंड देन यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट क्यू। एंड क्यू की वैल्यू अगर आपके पास होगी तो यू कैन कैलकुलेट पी एज वेल। सो पी निकल जाएगा 1 माइनस क्यू करके, और फिर आपके पास हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की परसेंटेज आपको निकालनी है, यानी 2p/q निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 इंटू पी इंटू क्यू करके आप आंसर निकाल सकते हो। परसेंटेज में आपके पास वो आंसर होगा, राउंड ऑफ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चंस की नहीं आती है, आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो आसपास की वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हो। तो दिस इज अप टू यू, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बता दूंगी सही था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फाइलोजेनेटिक ट्री और आपको बताया गया है कि ये यूज किए जाते हैं इन द फॉलोइंग थिंग्स एंड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। कौन सी करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं नेट के एग्जाम में, तो मैं देखती हूँ कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हो D इज कॉमन हियर इन दीज 3 स्टेटमेंट्स। तो अगर हमने D गलत निकाल दिया तो आपका आंसर बच जाएगा 4। मैं इस तरीके से आंसर करती हूँ, आपको सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो अगर डी देख लेते हैं पहले, तो डी इज फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेट्स इन पॉपुलेशन, स्पीशीज और जेनेरा। फंक्शनल सिग्निफिकेंस आपको कभी फाइलोजेनेटिक ट्री से मिला है कि नहीं मिला है? कभी नहीं पता चलता कि फंक्शनली वो चीज़ क्या करती है, फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें कभी नहीं पता चलता। तो डी इज इनकरेक्ट, आपको बताना था करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो डी इनकरेक्ट हो गया, यानी आपके पास आंसर बचा 4। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मान लो डी आपका जो है वो सही स्टेटमेंट निकल जाती, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 2 3 में से आंसर होता। फिर आप किस स्टेटमेंट के पास जाते हैं, या तो ए के पास या बी के पास या सी के पास, और उसके अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ऐसे निकल जाता है आंसर, ना निकले तो प्लीज़ उस तरीके से सॉल्व करना जैसे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कैम्प पाथवे। कैम्प पाथवे से रिलेटेड मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, बट C4C3 पाथवे के ऊपर है। आई थिंक मैंने CAMP पाथवे के ऊपर भी बनाई है, मैं ऊपर एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप उस पर जाके देख सकते हो। उसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड C3 C4 एंड कैम्प पाथवे भी होगा आगे जाके, काफ़ी लंबी वो वीडियो है, तो प्लीज़ आगे जाके वो तीनों पाथवेज ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं C4
C4C3 एंड कैम पाथवे से रिलेटेड, तो वो आपको ये आंसर करने में हेल्प करेगा। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास ई 3 स्टेटमेंट्स में है, तो मैं ई के साथ जाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वो वीडियो देखोगे ना तो आपको ये आंसर जल्दी सॉल्व होगा, तो वो ज़रूर देख लेना, फिर इस वीडियो पे आके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, मेरा सब कुछ सेट है, आप सबके लिए बता रही हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ई में बताया गया है कि कैम इज अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड रुबिस्को बाय कीपिंग स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे। सो क्या कैम प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा क्लोज्ड होता है दिन के टाइम एंड रात को ओपन होता है या नहीं? हाँ, होता है ऐसा, तो ये वाली चीज़ करेक्ट है। एंड ये कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म भी शो करते हैं, इसीलिए रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजनेज की तरह नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। तो ये जो है ये करेक्ट निकली है हमारी ई स्टेटमेंट, तो करेक्ट बतानी थी, तो ई करेक्ट है, मतलब आप में से इन चारों में से तीसरी गलत हो गई स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन गलत है, 1, 2 या 4 में से कुछ होगा। अब आपके पास क्या बचा, या तो ए है, सी है, या फिर बी है या डी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है जो मैंने देखी थी, तो ये भी आपको आंसर करने में हेल्प कर सकती थी, जैसे OAA ऑक्सैलो एसीटेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पैपकेज एंड इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल ड्यूरिंग डार्क। सबसे पहली चीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन हो इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सैलो एसीटेट इज नॉट डायरेक्टली स्टोर्ड इन द वैक्यूल, इट इज मैलेट विच इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। सो मैलेट होता है जो स्टोर होता है, OAA नहीं होता है, तो बी गलत हो गई। अगर बी गलत है तो आपके ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, तो आंसर आपका 4th बचेगा। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सारी स्टेटमेंट्स ही पता होनी चाहिए, सबसे रिलेटेड चीज़ें ही पता होनी चाहिए, बट इवन इफ़ यू हैव सम नॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ स्टेटमेंट्स को गलत या सही बता के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो इसका आंसर नंबर 4 बनता है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो एक चीज़ बता दूं, जब भी पार्ट सी में बहुत लंबा क्वेश्चन गिवन होता है आपको, वो ज़्यादातर आप इजीली कर सकते हो, तो उसको छोड़ना मत, ठीक है। लंबे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, छोटे क्वेश्चंस में कम इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, इसकी वजह से वो जल्दी सॉल्व भी नहीं होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, आपको खुद से पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन्स इन द मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। मिसमैच के बारे में है, रिपेयर मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन पे वीडियोस भी मैं जल्दी लाऊंगी, तो आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो MMR इसे शॉर्ट में बोलते हैं, एंड ये बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इन विट्रो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। 5 प्राइम निक्ड सर्कुलर DNA सबस्ट्रेट जो है, जिसमें CC मिसमैच थी, एट PST साइट वॉज इंक्यूबेटेड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एज शोन, वेयर अपॉन द रिपेयर CC मिसमैच के रिपेयर के बाद PST1 साइट विल बी रीजेनरेटेड। सो ये जो था उसके अंदर म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से PST साइट काम नहीं कर रही थी, बट अगर कुछ कॉम्बिनेशन प्रोटीन का काम करता है, उस रिपेयर को उस चीज़ को ठीक कर देता है, तो PST1 की साइट फिर से आ जाएगी और वहाँ पे एंजाइम क्लीव कर पाएगा। तो अगर हम PST1 एंड SEA1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से DNA को इंक्यूबेट करें, और प्रोडक्ट आपको इस तरीके से जेल पे दिखाया ही हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो फिर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, कौन सी गलत होगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे है वो CC मिसमैच और PST1 की साइट भी। अगर PST1 की साइट काम नहीं कर रही है, तो आपके पास ये एक 1.1 KB का 1.8 KB के फ्रेगमेंट थे, बट जब PST1 साइट काम कर रही थी, अगर ये काम नहीं करेगी तो ओवरऑल एक ही फ्रेगमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि SCA1 जो एंजाइम है, यहाँ पे ढंग से लिखा नहीं हुआ, ये SCA1 है, SEA1 नहीं है, ठीक है। तो जो भी डायग्राम में दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। तो यहाँ पे कट कर भी देगा, लेकिन PST1 साइट अगर काम नहीं कर रही है तो एक ही फ्रेगमेंट आपको मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ओवरऑल इतना बड़ा।
जो 1.8 प्लस 1.1 केबी के बराबर होगा, यानी लगभग 3 केबी के बराबर। और वो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ मिला है, इस केस में मिला है, इस केस में मिला है। अगर वो PST1 साइड ठीक हो गई, यानी ये मिसमैच रिपेयर हो गया, तो आपके पास 1.1 केबी का फ्रेगमेंट होगा, 1.8 केबी का फ्रेगमेंट होगा, जो कि आपको यहाँ गिवन है। इस तरीके के फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसके कॉम्बिनेशन से ये साइट वापस से बन जाए, ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो आप यहाँ देखो, जो पॉल डेल्टा है आपके पास, वो यहाँ प्रेजेंट था, और इसकी प्रेजेंस की वजह से कभी कभी नहीं भी बन रहा था फ्रेगमेंट, और कभी कभी ये फ्रेगमेंट बन भी रहे थे। तो यानी पॉल डेल्टा का रोल है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि ये अलोन सारा काम कर सके। EXO1 की आप प्रेजेंस में देख सकते हो, इसकी प्रेजेंस यहाँ 2 जगह थी, और एक जगह उसकी प्रेजेंस से बन रहा था, वो 2 फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, एक जगह नहीं बन रहे थे, यानी ये भी अलोन काम नहीं कर सकता है। RAD27 है, ये जब प्रेजेंट है तो 2 फ्रेगमेंट बन रहे हैं, जब एब्सेंट है तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट हो सकता है कि इसको भी दूसरे एंजाइम्स की, दूसरे प्रोटीन्स की जरूरत पड़े, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। देन आपके पास MSH2 एंड MSH6 के बारे में गिवन है। तो जब जब ये प्रेजेंट थे 2 जगह दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ, तो फ्रेगमेंट बन रहे थे। जब ये सिर्फ पॉल डेल्टा के साथ प्रेजेंट था, तो उस केस में नहीं बन रहे थे फ्रेगमेंट, मतलब ये अलोन काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। MSH2 एंड 6 का कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर मैकेनिज्म। हाँ, रिक्वायर्ड है, सही है, तभी तो उसकी वजह से फ्रेगमेंट बन रहे हैं किसी किसी केसेस में। देन बताया गया है पॉल डेल्टा जो है, पोलो लिखा हुआ है यहाँ, ये बेसिकली डेल्टा के लिए था। तो ये जो है पॉल डेल्टा एंड MSH2 एंड 6 का कॉम्प्लेक्स नेसेसरी है रिपेयर के लिए। हाँ, नेसेसरी है, तभी जाके फ्रेगमेंट्स उस कॉम्बिनेशन में बन पा रहे हैं, सही है। पोलो और ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये सफिशिएंट है फॉर द रिपेयर। तो पॉल डेल्टा एंड MSH2 एंड 6, डेल्टा एंड MSH2 एंड 6 इनफ है जो रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर अगर ये कर लेते तो यहाँ 2 फ्रेगमेंट बनने चाहिए थे, बट इस लास्ट कॉलम में आपके पास एक ही फ्रेगमेंट है, बड़ा वाला, यानी ये सफिशिएंट नहीं है। तो दिस इज इनकरेक्ट। एंड लास्ट बोला है कि ये दोनों EXO1 और RAD27 रिडंडेंट है, मतलब एक जैसा काम करते हैं। देख लेते हैं, तो ये यहाँ था EXO1 एंड RAD जो है वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो, जब EXO1 प्रेजेंट है तो उस केस में ऐसी चीज बन रही है, यहाँ पे भी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, और RAD27 जब प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी आपके पास इस तरीके के फ्रेगमेंट बन रहे हैं। तो हाँ, ये रिडंडेंट है काम करने के लिए, बट आपको पूछा गया है कि क्या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर C। सो आप ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन जो आपको ग्राफ, फिगर वगैरह में दी हुई है। ज्यादातर क्वेश्चंस, मैंने पहले भी बोला, जो स्ट्रिक्ट मैनर में बोल रहे होते हैं ना कि नहीं ऐसा ही होगा, वो ज्यादातर गलत होती हैं स्टेटमेंट्स। ये नेसेसरी बोल रहे थे, हाँ नेसेसरी हो सकती है, रिक्वायर्ड भी ठीक है, यहाँ पे भी रिडंडेंट वाली चीज ठीक है, बट सफिशिएंट वाली चीज कि हाँ इनके भरोसे ही काम चल जाएगा, वो सही नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ABCDE मॉडल के बेसिस पे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये सब मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। ये वाला क्वेश्चन मेरी ऊपर दी गई वीडियो के बेसिस पे आप कर सकते हो। ABCDE मॉडल जो फ्लावर डेवलपमेंट का है, जो मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होना है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में है, जिसमें 4 सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लास्टोमियर X होता है, वो अपने पास वाले ब्लास्टोमियर Y को YA फेट करने में हेल्प करता है। बट जो रीजन Y वाला जो X के पास नहीं है, वो YP वाली फेट शो करता है, और ये आपको यहाँ दिखाया भी हुआ है। तो X के पास वाला रीजन जो होगा YA बनाएगा, X के दूर वाला Y का रीजन जो होगा वो YP बनाएगा। एंड फिर आपको बताया है कि अगर X को आप रिमूव कर देते हैं तो बोथ डॉटर सेल्स विल टेक YP फेट, यानी यहाँ पे YP वाली फेट आपको दोनों केसेस में देखने को मिलेगी।
ये किस वजह से होता है? क्योंकि x जो होता है वो PAP2 नाम का फैक्टर जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि y वाले PAP5 से बाइंड करता है और पूरी चीज कैरी आउट करता है। अब आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोजैक्स, एक मोजैक बनाया गया एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के दौरान, और वो मोजैक आपको बताना है कि कौन सा वाला है जो बिल्कुल इस वाले केस के सिमिलर होगा, यानी YP वाली फेट बनाए। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको ये वाली फेट बनाने के लिए X इनएक्टिव होना चाहिए। तो X इनएक्टिव होना चाहिए किसके? PAP2 नहीं बनना चाहिए वहां। तो PAP2 के लिए नल हो X, सही है, और Y जो हो नॉर्मल हो, नॉर्मल का मतलब वाइल्ड टाइप। तो हाँ, ऑप्शन नंबर A मस्ट बी द आंसर। बट फिर भी और देख लेते हैं। तो आपके पास बी में बोला है वाइल्ड टाइप X, वाइल्ड टाइप X होगा तो काम नहीं करेगा। नल है PAP2 के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड PAP5 है। अगर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड PAP5 है तो भी उस केस में आपके पास YA वाली केस बनेगा, YA वाला फेट बनेगा, YP वाला नहीं। तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वाइल्ड टाइप Y है, बट नल है X फॉर PAP5। PAP5 का रोल ही नहीं था X के केस में, Y के केस में था PAP5 का रोल, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर मस्ट बी A। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो लंबे होते हैं ना, वो ज़रूर पार्ट बी के कैरी आउट किया करो, उन्हें ज़रूर आंसर किया करो, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस इजीली सॉल्वेबल होते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जल्दी तो नहीं होते हैं, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बट ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो यही था आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन वाला, पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला। ये सारे के सारे जून 2024 के एग्जाम के हैं, शिफ्ट 1 के आई थिंक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आएंगे, और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और जो भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो भी पढ़ते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।